नमस्कार मुंबई और वेलकम दिव्येंदु दा। आप हमारे बीच में आए थैंक यू। और आपने समय निकाला नमस्कार। और कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जल्दी से शुरुआत करना चाह रहे हैं। आपका अपना जर्नी से पहले शुरू कर लेते हैं कि आपने जो शुरुआत करी, और क्योंकि वो स्ट्रगल बहुत है, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं जो मैं पर्सनली जानता हूँ, लेकिन अगर हमारे दर्शकों के साथ में आप शेयर कर सकें कि किस तरीके से आपने NSD, कोलकाता और उस पूरी जर्नी को लेकर के कैसे मुंबई हुआ और कितना स्ट्रगल रहा। ये सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड जय महाराष्ट्र, जय भारत। जहाँ तक स्ट्रगल की बात है, मैं इसको स्ट्रगल नहीं समझता हूँ, मैं समझता हूँ एक जर्नी है। लाइफ में एक जर्नी होती है, लाइफ में उतर चढ़ाव आता है, कभी रेगिस्तान आता है, कभी नदी आती है, कभी जंगल आता है, लेकिन आपको पार करके जाना पड़ता है और ये कंटिन्यूस जर्नी है। जैसे कि अभी इतने महारथी हमारे सामने बैठे हुए तनु जी, उनके पूरी लाइफ की इंसाइट मैंने सुनी है, तो ये है एक्चुअली, अनु जी भी मानेंगे कि ये जर्नी होती है एक्चुअली बेसिकली, क्योंकि ज़िंदगी में तो हर एक फील्ड में उतर चढ़ाव है। मतलब कॉर्पोरेट लाइन में भी उतर चढ़ाव है, डॉक्टर्स भी उतर चढ़ाव देखते हैं अपना लाइफ में, इंजीनियर्स भी देखते हैं, पॉलिटिशियंस भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन हम उसी उम्मीद में लगे रहते हैं कि एक दिन ना एक दिन तो सूरज उगेगा, अच्छा दिन आएगा और अच्छा काम करेंगे, और इसी में लगे रहते हैं। और इसीलिए ज़िंदगी में जो छोटे छोटे काम होते हैं उसको भी मैं बहुत अहमियत देता हूँ, क्योंकि जो बड़े रोल्स मिलते हैं, बड़े रोल्स में आपकी एक जर्नी दिखती है, एक जर्नी होती है, लेकिन छोटे रोल्स ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि छोटे रोल्स में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स हर कोई चाहते हैं कि ये आएगा तो फाड़ देगा, लेकिन वो होता नहीं है। तो उसके लिए जद्दोजहद उतनी करनी पड़ती है जितना एक बड़ा रोल में लगता है। और बाकी मेरा बचपन जैसे हर किसी का एक बंगाली बच्चा जैसा होता है कि उसका बचपन था, मतलब घर में सब कुछ सिखाया गया था। तानपुरा भी होते थे, हारमोनियम भी है, तबला भी है, मैं खुद तबला बजाता था, मेरी बहन डांस करती थी और गाना गाती थी, तो ये एक रिचुअल ही था कि मतलब क्यों बाहर वालों को पैसा देना है, तू ही तबला सीख, तू ही बजा दे उसके साथ। तो इसके चलते वो भी था। तो पेंटिंग भी करते थे, स्पोर्ट्स एंड गेम्स सब कुछ था। पर एक दिन जब पता चलता है आपको कि यू बिलोंग टू दिस स्टेज, आप यहीं बिलोंग करते, फिर बाकी सब एक तरफ चला जाता है और आप इस तरफ रुख करने लगते हैं। फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, फिर मुंबई कर्मभूमि। और इसमें भी आपने बात करी अपने बांग्ला बचपन की, लेकिन उसके बाद भी आपने बांग्ला फिल्मों में भी काम किया, या बांग्ला में बंगाली उसमें इंडस्ट्री में आपने काम किया, उसमें और बॉलीवुड में कितना अंतर देखते हैं सर? बहुत कम काम किया मैंने बांग्ला फिल्मों में, क्योंकि मैं 1994 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निकल गया था। उसके बाद मैंने कलकत्ता में बंगाली फिल्मों में काम नहीं किया। तो मेरा मूल रूप से मेरी जो इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ, वो मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री है, बॉम्बे इंडस्ट्री, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है। रादर आई कैन से इट्स एन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड एज वेल एज द इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री। बट मेरे नसीब में नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा बांग्ला फिल्म करना था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा बांग्ला फिल्मों में काम नहीं किया। बाकी इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री है, हर जगह में एक जैसे लोग रहते हैं, टैलेंटेड लोग होते हैं, कर्मठ लोग होते हैं, आप शूटिंग करते हैं। और शूटिंग ज़्यादातर ऐसी चीज़ होती है कि आप बहुत ज़्यादा पर्सनली तो इन चीज़ों में घुसते नहीं हैं, मतलब कि आपका काम ख़त्म हो जाता है, वंस इट्स डन इट्स डन। लेकिन साउथ की फिल्मों ने आजकल जिस तरीके से ग्रो किया है, और कई मायनों में हम ये भी कहते हैं कि अब शायद बॉलीवुड को भी पीछे छोड़ दिया है, वो चाहे कमर्शियल तरीक़ों से हो या बहुत सारी रिकग्निशन से, अवार्ड्स की भी बात करते हैं। क्या कहीं लगता है कि बांग्ला जो इंडस्ट्री है वो भी उस तरीके से कर सकती थी? क्योंकि वो बंगाल तो हम कहते हैं कि धरती ही आर्टिस्ट की है। अभी मैं इनफैक्ट आज रात में कोलकाता से ही आया हूँ, और कल जब मैं वहाँ पे घूम रहा था तो मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी कि फुटपाथ पे भी वो आर्ट गैलरी बनी हुई थी, कि केवल चलते हुए फुटपाथ पे किसी ने वो लगा दिया था कि वो आर्ट गैलरी, फोटोज़ और पेंटिंग और वो सारी चीज़ें, तो भूमि ही कलाकारों की है। लेकिन वहाँ से इंडस्ट्री इतनी नहीं ग्रो करी। कभी रिग्रेट लगता है या लगता है कि क्या चीज़ें छूट गई, क्या चीज़ें मिस हो रही हैं? हाँ,
इस बात पर मैं पता नहीं मैं कितना ज़्यादा इनपुट दे पाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुंबई एज अ सिटी और कैलकाटा एज अ सिटी में बहुत सिमिलरिटीज़ है। मतलब वैसा जुनून, ये जुनून की बात है, ये एक पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि शहरी लोगों की एक जुनून है। क्योंकि एक मुंबई फिल्म को भी अगर हम कहें तो इट्स अ विंडो, एक्चुअली विंडो ऑफ मॉडर्न सिनेमा, बिकॉज दादा साहेब फाल्के यहीं से हैं। और सबसे पहला जो राइट्स ब्रदर्स जो अपना ट्रेन इज़ अराइविंग ऑन द स्टेशन, जो एक उन्होंने एक तथ्य चित्र जो रील बनाए थे, वो भी पहली बार मुंबई में दिखाई गई थी, उसके बाद कलकत्ता में दिखाया गया था। तो ये जो काला घोड़ा फेस्टिवल भी आज के तारीख में, अगर आज के देखिए आज के तारीख में उतना ही वाइब्रेंट फेस्टिवल, वैसा सेम चीज़ कलकत्ता में होती है। उतनी उन्मादना हर एक चीज़ों में होती है, उतनी जुनून सारी चीज़ों में होती है। मतलब सचिन तेंदुलकर भी खेलने जाए तो उतना ही मैडनेस होता है, और माइकल जैक्सन गाना गाना भी आए तभी उतना ही मैडनेस होता है। लेकिन ये स्पिरिट मुझे लगता है कि दोनों शहर का एक जैसा ही है। और रही बात फिल्म इंडस्ट्री की ग्रो करने की, उसके बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि बीच का एक फेज़ आता है जो पहले एक ज़माने में मुझे लगता है कि ज़्यादातर मौलिक चीज़ों में काम हुआ करता था। मतलब जैसे कि ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स होते थे, आइडियाज़ होते थे, लिटरेचर्स होते थे। हमने बीच में एक बहुत बड़ा सा फेज़ जो है लिटरेचर और राइटिंग को छोड़ दिए थे। हमने ज़्यादातर वन लाइनर पे काम करना शुरू कर दिया था, एक सेट पैटर्न में एक शुरू हो गया था, जो राइटर्स काफ़ी पीछे चले गए थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में चारों तरफ, हिंदुस्तान में बोलिए या वर्ल्ड में बोलिए, ये OTT आने से एक या कुछ डेकेड पहले से ही, जब एक नए तरीके के फिल्म मेकर्स आना शुरू हुए, रंगीला, सत्या कंपनी, एक धरने की फिल्में चलने लगी, तो वो एक रियलिटी के साथ जुड़े हुए फिल्में भी होने लगे। अब तो और भी ज़्यादा, अब तो कंटेंट इज़ द किंग। आपने OTT का मेंशन किया, क्या कितना क्रेडिट देते हैं? क्योंकि उससे पहले का मुझे लगता है करीब 19-20 साल का आपका एक स्ट्रगल या काम रहा था, लेकिन शायद उस तरीके का रिकग्निशन नहीं मिला जितना OTT से मिला। और जहाँ तक मैं समझता हूँ पर्सनली, शायद वो जो नायक का रोल था, वो जो नाम था, वो कहीं एक इंस्टेंट हिट था लोगों में। जी देखिए, मतलब मैं काफ़ी सालों से, मैं 2000 में मुंबई आ गया था, तो मेरी फिल्मों में देवडी, ब्लैक फ्राइडे, अब तक छप्पन बोलिए, मकबूल बोलिए, ये सारी जो फिल्में हैं, उस फिल्मों में ना छोटा छोटा किरदार करते रहे हम। देवडी ऑफ कोर्स एक बड़ा रोल था, लेकिन स्ट्रक्चर भी उस टाइम के स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। उस टाइम में स्ट्रक्चर में आपको एक हीरो, हीरोइन, विलेन, उसके बीच में जो इनसाइड में आपको छोटे छोटे दोस्त के कैरेक्टर्स, ये सब मिलते हैं। लेकिन OTT आने से आपका एक क्वांटम ऑफ वर्क बढ़ गया है, तो उसके चलते सारे जो एक्टर्स जो पहले आप कुछ साबित कर चुके थे, कुछ प्रूफ कर चुके थे, तो उनको बुलाइए। उनको इसलिए बुलाइए क्योंकि बजट भी कम है, मतलब बजट भी कम लगता है, क्योंकि स्टार के पास जाने के लिए बहुत बजट होता है, हमारे पास आने के लिए बजट कम होता है। बट वही मतलब और कंटेंट जब किंग हो जाता है तो आपको किसी और एक्स्ट्रा किंग के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। और कंटेंट को किंग बनाने वाला OTT, कंटेंट को किंग बनाने वाला OTT है। OTT और ऑडियंस है एक्चुअली, बेसिकली ऑडियंस के टेस्ट बड भी चेंज हो चुके हैं। कोविड भी बहुत बड़ा इस पे एक माया मतलब फैक्टर है कि OTT आपको एक्चुअली आपके इंटरटेनमेंट को आपके प्राइवेट डोमेन में ला दिया है। सो बहुत इम्पोर्टेंट है वो। दिव्येंदु जी, आपने जो ये वाले कैरेक्टर्स थे, और जिसमें इनिशियली तो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स नेगेटिव शेड में थे जी, और शायद वो सबसे बड़ा रिकग्निशन इसलिए क्योंकि मुझे पर्सनल लेवल पे भी अगेन वो बहुत कैरेक्टर बहुत पसंद था। लेकिन हमने एक बार पहले भी चर्चा करी थी बहुत साल पहले, और ये जो ट्रोलिंग होती है, और स्पेशली तब जब आपके रोल्स नेगेटिव रोल्स होते हैं, और क्योंकि हम OTT की बात कर रहे हैं तो डिजिटल पे वो लोग होते हैं, तो उनके लिए और आसान होता है आपको फॉलो करना, ढूंढ पाना आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, और फिर वो उसका रिएक्शन, तो वो फीडबैक दोनों तरीके से है कि अगर आपका नेगेटिव रोल है तो एक तरीके से अगर लोग गालियां दे रहे हैं तो मान लेना चाहिए कि आपने बहुत अच्छे से निभाया है उस रोल को, लेकिन उसको पर्सनली कभी कभी लेना बड़ा मुश्किल होता होगा, ट्रोलर्स को हैंडल करना या उस तरीके की चीज़ें। हाँ,
ये तो एक एक्चुअली एक कैच-22 सिचुएशन की बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल आज के तारीख में आप इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप दूर जा भी नहीं सकते और इसके करीब भी नहीं रह सकते। मतलब आप बिल्कुल पब्लिक डोमेन पे बैठे हुए हैं 24/7। मुझे तो लगता है कि मतलब हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही, उसके बावजूद भी पहले एक ज़माने में जिनकी बातों को आप ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, अब वो भी आपके समक्ष आके बात कर सकते हैं। वो आपको कभी कभार डरा भी देता है, क्योंकि कुछ दिन मतलब मैं इंस्टा या ट्विटर एक सैंडल जिस पर था नहीं, तो मेरे बेटे ने इंसिस्ट किया है कि आप एक पब्लिक फिगर हो और आप इन सब चीज़ों में नहीं हो, तो उसने ज़बरदस्ती मुझे डाल दिया था उसमें। और डालते ही उस टाइम मेरा एक क्रिमिनल जस्टिस सीज़न 1 रिलीज़ हुआ था, जिसमें मैं लायक का कैरेक्टर करता था, जो बहुत ही बदमाश और ख़तरनाक आदमी है। तो सीधा मेरे इंस्टा में आना शुरू कर, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या, तेरे को जो पैसा मिलेगा वही तू करेगा क्या, तू बाहर मिल, मैं तेरे को काट डालूंगा। मैंने बोला कि तुरंत बंद कर इसको, तुरंत बंद कर इस चीज़ को, मुझे ये चाहिए ही नहीं मुझे। तो मेरे बेटे ने बोला कि यार आप बी डिस्क्रीट अबाउट इट ना, आप इसको आप भूल ही जाओ ना, ऐसी चीज़ें तो करते ही रहेंगे, बोलते ही रहेंगे लोग, आप लेकिन यही अब। तो फिर मैंने देखा यही मेरा रिवॉर्ड है एक्चुअली। मतलब अगर आप अच्छी तरीके से कैरेक्टर को निभाते हो तो लोग डरते हैं, लोग जज्बाती होते हैं बेसिकली, क्योंकि कुछ दिनों बाद वही 2-3 लोगों से ऐसे ही कमेंट आया कि सर आप कितना अच्छा इंसान हो, क्योंकि मैंने अनदेखी करके मेरा सोनी लिव में सीरीज़ है, और रॉकेट बॉयज़ है जिसमें मैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट हूँ। तो वो कहते कि यार आप तो बहुत अच्छा इंसान हो। मैंने बोला अच्छा इंसान तो हुई मैं लेकिन कभी कभी गलत काम करना पड़ता है, पापी पेट का सवाल है। इंटरेस्टिंग है क्योंकि दोनों तरीके के रोल्स और उतनी खूबसूरती से आप निभा पाते हैं कि लोगों को इतना उससे इन्फ्लुएंस होता है, पॉजिटिव साइड में भी होता है और कई बार नेगेटिव साइड में। ये सारी चीज़ें जब OTT की वजह से हो रही हैं, क्या अभी भी लगता है आपको कि OTT में भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है? कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ चीज़ें कुछ अति हो रही है, या कहीं पे ऐसा कुछ लगता है कि कुछ कंटेंट में, क्योंकि कई बार लोगों को या एक वो होता है कि ये एक्सट्रीम फ्रीडम भी शायद उतनी अच्छी नहीं होती है, तो इस तरीके से लगता है कभी? ये एक प्रलोभन है, मतलब या मैं ये कहूँ कि एक टेम्पटेशन होता है ना, कि आपका जब आपको लगता है कि कोई सेंसर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ये तो ये तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री का एक तरीका ही है कि एक चीज़ हिट करने के बाद आप दोबारा उसी चीज़ को बनाने की कोशिश करते हो, उसी मतलब जैसे कि अगर दिल चाहता है हिट हो जाता है तो 50 दिल चाहता है बनाना शुरू कर देते हैं, एक लगान हिट हो जाता है तो 50 लगान जैसे स्टोरी बनाना शुरू कर देते हैं। तो नोवेल्टी उस बात की होती है कि जो आप पहली बार सोचते हैं और उसमें बनाते हैं। तो इम्प्रूवमेंट तो है ही, मतलब अभी भी अब OTT में देखिए कि वो ये एक चीज़, अगर कोई मिर्ज़ापुर हिट होता है तो मतलब 4-5 और मिर्ज़ापुर का ऑफर आपके पास आ जाता है। तो उन चीज़ों से बचना चाहिए। तो एक तलवार की धार है जिस पे चल रहा है ये इंडस्ट्री। ठीक है दिव्येंदु जी, एक पर्सनल सवाल ये कि आप जब पर्सनली दोनों तरीके के रोल्स की अभी हम जो बात कर रहे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको पर्सनली किस तरीके के रोल्स करना पसंद है? नेगेटिव शेड या पॉजिटिव शेड, या किस में कंफर्ट आता है, किस में इजी होता है? आपको विलन बनना इजी होता है या हीरो बनना? नहीं, मैं एक्चुअली आप अगर मेरे सारे काम देखेंगे तो मैं कंफर्ट जोन के बाहर जाके काम करना पसंद करता हूँ। मैं बिल्कुल कंफर्ट जोन में रहना ही नहीं पसंद करता हूँ, कि मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि एक ही वर्दी का रंग होता है, लेकिन आदमी दो अलग अलग होते हैं। मतलब 2 पुलिस वाले एक जैसा नहीं होता है। वर्दी का रंग एक हो जाने से वो 2 आदमी एक जैसा तो ही ना होगा। माँ के पेट से पैदा हुए 2 बच्चे भी अलग होते हैं। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता रहता हूँ कि कोई भी किरदार मैं करूँ वो संपूर्ण अलग इंसान हूँ। तो उस हिसाब से मैं कहता हूँ कि मैं तो कंफर्ट जोन में रहता ही नहीं हूँ। मुझे इसलिए मेरा कोई ऐसा पसंदीदा किरदार भी नहीं है कि मैं हर कोई किरदार करना चाहता हूँ। चलते चलते एक आखिरी सवाल सर, अब पाइपलाइन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स, और खासकर वो वाले प्रोजेक्ट्स जो आप पहले कर चुके हैं जिसके लिए आप जाने जाते हैं, क्या उनके नए सीजन्स और नई सीरीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम जल्दी? यार मैंने बहुत ज़्यादा काम तो किया नहीं, मतलब हाँ, मतलब OTT में मेरा अगर वो देखे कि रॉकेट बॉयज़, अनदेखी, ये सारी चीज़ें हैं, महारानी, जमतारा,
नए सीरीज़ में एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ आने वाला है, मैं सबको कहूँगा कि आप ज़रूर देखें। सीरीज़ का नाम है अमेजन प्राइम में 23 फरवरी पोचर इज़ एन इंटरनेशनल सीरीज़ डायरेक्टेड बाय रिची मेहता, फैंटास्टिक क्रिएटर डायरेक्टर, एमी अवार्ड विनर डायरेक्टर क्रिएटर। पोचर है, उसके बाद महारानी सीज़न 3 है मार्च में, अप्रैल में अनदेखी सीज़न 3 है, और बीच में मैंने एक बंगाली फिल्म की थी बहुत साल पहले, 2-3 साल पहले, वो रिलीज़ हो रही है। वो एक बंगाल डेल्टा फोकलोर पे बेस्ड है, बन बीबी, वो है। तो बहुत शुभकामनाएं ये सारी चीज़ों की। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.